अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो सुबह सुबह ही आप लोगों को जगाना पड़ा, बल्कि आज तो मेरा सेकंड लेक्चर है, मैं समझा फर्स्ट लेक्चर है। चलें तो हम स्टार्ट करते हैं जी आज अपना नेक्स्ट टॉपिक, टाइम ज़ाया किए बगैर। और थोड़ा सा जब बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे तो कल के टेस्ट के बारे में भी कुछ थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। सुना है कि काफ़ी जो है ना बच्चों ने रोला शोला डाला था, वही बात जिसका मुझे डर था। सब्र नहीं करना, टीचर के अगले दिन आने का वेट नहीं करना, बहुत रोला डालना शुरू कर देना कि मैं ये हो गया, ऐसे हो गया, जुल्म हो गया, फलाना हो गया। बेटे एक लेक्चर ही तो होता है ना जो अगले दिन सारा कुछ क्लियर कर देता है, ठीक है। तो जिन्होंने डाला ना, मुझे पता है सबने, अगर की रॉन्ग थी तो मैंने कौन सा कोई नहीं आना था अगले दिन है, या मैंने भाग जाना था। ऐसे रोला डाला जैसे टीचर भाग गए। मैंने आना ही था ना, अगले दिन आना ही था, तो अगले दिन आके मैंने हर चीज़ क्लियर कर देनी थी। गुस्सा तो नहीं कर रहा बेटे, मैं तो सिर्फ हैरान हो रहा हूँ कि इतने बेसब्रे लोग हैं और अभी से इस उम्र में इतने बेसब्रे हैं। कौन सा मैंने भाग जाना था? अगले दिन आना ही था। मैंने तो टेस्ट दिया ही नहीं था, ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं। अच्छा बच्चों, पहले मैं थोड़ा सा आपको पढ़ा दूं, उसके बाद जो है ना मैं आप लोगों का टेस्ट डिस्कस करवा दूंगा। सो परेशान बिल्कुल नहीं होना, सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। सो आज का बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्व इम्पल्स, जिसको मैं कहता हूँ करंट, वोल्टेज, ठीक है। इसको मैं क्या कहता हूँ? करंट कहता हूँ, वोल्टेज कहता हूँ, क्योंकि ये डिटेक्ट भी हो जाता है। अब इसकी ट्रांसमिशन के लिए पहले आपको मैं बता दूं कि इसकी ट्रांसमिशन जिसके ज़रिए होती है उसको हम जो है ना न्यूरॉन की मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। ये बच्चों न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन की ये मेम्ब्रेन है, ये न्यूरॉन की बच्चों मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन है ना बच्चों, दिस मेम्ब्रेन इज कंडक्टर, ये कंडक्टर है, ये करंट की कंडक्टर है। इम्पल्स चूंकि मैंने कंडक्टर करार दिया इसको, इसकी डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं। इट इज द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। ये एक लहर है जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की है, जो होती है एक न्यूरॉन की लेंथ के क्रॉस। मीन अगर यहाँ से एक नर्व इम्पल्स आई है टुवर्ड्स द न्यूरॉन, तो वो इस मेम्ब्रेन के ज़रिए ट्रांसफ़र होती हुई कहाँ जाएगी? एक्सोन, और एक्सोन जो है ना वो इस मेम्ब्रेन को, इस नर्व इम्पल्स को अवे फ्रॉम द न्यूरॉन ले। तो इसमें सारी जो चीज इन्वॉल्व है ना बच्चों, वो मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन है। तो सारे लोग मैसेज करें कि नर्व इम्पल्स में न्यूरॉन की मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन। इस इम्पल्स की कंडक्शन के दौरान, गुजरने के दौरान, इस मेम्ब्रेन के क्रॉस कई रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मूवमेंट होती है आइंस की, और ये सारा कुछ करवाने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा होगा आपने। ये वो पोटेंशियल होता है जो वर्क करवाने की सलाहियत रखता है। यहाँ पे वर्क क्या है कि आपने इम्पल्स को क्या करना है? ट्रांसमिट करना है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन टू अनदर एंड ऑफ द न्यूरॉन। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ, ये एमसीक्यू में याद रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेम्ब्रेन के क्रॉस ऐसा क्या होता है जो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करती है? मेम्ब्रेन के क्रॉस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, और इस पोटेंशियल की वजह चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन होती है।
सबसे इंपॉर्टेंट जो चार्जेस है, रीजन क्या है बच्चों? पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जो वर्क करने की सलाहियत रखता है और करंट पास करवाता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस, ठीक है, जो कि एक एंड ऑफ न्यूरॉन से अगले एंड पे पहुंच जाता है। तो आज से आपने न्यूरॉन को बच्चों बिजली की तार समझना है, बिजली की तार। और इसमें बिजली की तार का काम करने वाली जो मेन चीज है ना, वो मेम्ब्रेन है। और मेम्ब्रेन में ऐसा कौन सा फैक्टर है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और इसकी वजह चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। इससे इलेक्ट्रिकल वर्क होगा। इलेक्ट्रिकल वर्क का मतलब है बिजली, करंट पास होगा। जैसे आपको मैंने दिल की धड़कन के वक्त समझाया था, दिल उस वक्त धड़कता है जब दिल तक इंपल्स आती है। आज मैं कह रहा हूं ये करंट है। उस वक्त भी मैंने कहा था दिल धड़कने के लिए इंपल्स की जरूरत है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए इंपल्स की जरूरत है, करंट। आपको करंट मिलता है तो आप चलते हैं, जिस दिन करंट खत्म हुआ उस दिन अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। सो ये एक करंट है। तो इस करंट को समझने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की दो फेजेस को डिस्कस करेंगे हम लोग। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो मेम्ब्रेन के क्रॉस होता है, इसको हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल जिम्मेदार है न्यूरॉन की मेम्ब्रेन से नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करवाने का। अब ये पोटेंशियल बच्चों दो किस्मों का है, दो स्टेजेस में ये कंप्लीट होता है। रेस्ट के वक्त मेम्ब्रेन पोटेंशियल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहलाता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चार्जेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एमसीक्यूज में याद रखें। जब एमसीक्यू, बेटे अभी कोई कमेंट ना करें फिलहाल, मैं पढ़ा रहा हूं ना, या आप टीचर बन जाए मैं स्टूडेंट बन जाता हूं, ठीक है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन का मतलब है जब इस तार में से कोई करंट पास नहीं हो रहा। न्यूरॉन चूंकि बहुत लंबा धागा होता है, ये करंट को ट्रांसमिट करता है। जब ये ट्रांसमिट नहीं कर रहा होता, रेस्टिंग पोजीशन पे होता है, उस वक्त इसके अंदर जो चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कैसे होती है, वो आपने याद रखना है। मोर पॉजिटिव आउटसाइड एंड नेगेटिव इनसाइड। अगर हम इसको इस तरह से लिखें, मोर पॉजिटिव outside the membrane and negative inside the membrane, ठीक है। इस स्टेट के अंदर मेम्ब्रेन पोलराइज्ड होती है, न्यूरॉन पोलराइज्ड होता है, पोलराइज्ड। अब ये फिजिक्स वाली पोलराइज्ड नहीं है, यहां पोलराइजेशन का मतलब है कि मेम्ब्रेन के बाहर, ये देखें, मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव चार्ज और मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज। ये मेम्ब्रेन के अक्रॉस चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और जिस वक्त ये इंपल्स आती है, करंट आता है, तो वो चार्जेस को रिवर्स कर देता है। उसको हम कहते हैं एक्टिव या एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उसके अंदर जहां पे करंट आता है वहां पे ये रिवर्स होता चला जाता है। पहले ये वाला चार्ज रिवर्स होगा, फिर उससे आगे वाले हिस्से में चार्जेस रिवर्स होंगे, पीछे से दोबारा रिवर्स हो जाएंगे, मतलब ओरिजिनल हो जाएंगे। फिर अगले हिस्से में, 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 फिर अगले हिस्से में। इस तरह ये धीरे धीरे पूरे न्यूरॉन से मेम्ब्रेन से नर्व इंपल्स ट्रांसफर हो जाएगी। तो नेगेटिव आउटसाइड और पॉजिटिव इनसाइड। एक ही वक्त में पूरे न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के चार्जेस रिवर्स नहीं होते, वन बाय वन होते हैं, ठीक है, वन बाय वन। अगर हम इस तरह से लेटा हुआ न्यूरॉन बनाएं, जिस तरह आपकी बुक में बना हुआ है, ये न्यूरॉन की दो मेम्ब्रेन है, इस तरफ और इस तरफ वाली। ये बच्चों पॉजिटिव 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 पॉजिटिव,
ठीक है, नेगेटिव 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 नेगेटिव। जहां पे इंपल्स आएगी ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टिमुलस है, ये स्टिमुलस जो है ना ये इसमें से नर्व इंपल्स ट्रांसमिट करवाना चाहता है, तो क्या होगा बच्चों, ये दो चार्जेस रिवर्स हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव, और ये हो जाएंगे पॉजिटिव। फिर ये आगे मूव करेगी, आगे वाले चार्जेस जो है ना ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, पीछे से वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। यानी मेम्ब्रेन धीरे धीरे, वैसे तो ये काम बहुत क्विकली होता है, मीन एक सीक्वेंस के तहत चार्जेस को रिवर्स करती चली जाएगी और मेम्ब्रेन के एक एंड से दूसरे एंड तक करंट पहुंच जाएगा। यहां तक क्लियर है कि चार्जेस रेस्टिंग के वक्त किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे और एक्टिव के वक्त किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे और रिवर्सल किस तरह से होगा। कुछ लोग समझते हैं पता नहीं कैसे रिवर्स है, जहां से नर्व, मसलन अगर करंट इस मकाम पे पहुंचा हुआ है, इस जगह पे अगर करंट है ना, तो यहां पे चार्जेस रिवर्स होंगे, इसके आगे और इसके पीछे ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। फिर करंट जो है ना वो मूव करके यहां पहुंच गया, जब वो यहां पहुंचेगा तो इस जगह के चार्जेस रिवर्स हो चुके होंगे, इसके पीछे और इसके आगे चार्जेस जो है ना वो ओरिजिनल पोजीशन पे होंगे। सर डार्क बेटे, बहुत डार्क मार कर है। इज इट क्लियर बच्चों? यहां तक क्लियर हो गया। अब हमने इन दोनों को डिटेल से डिस्कस करना है, किस तरह से ये चार्जेस रिवर्स होते हैं। पहले हमने स्टार्ट करनी है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर जो मेम्ब्रेन होगी ना, अगर मैं इस मेम्ब्रेन को बड़ा करके बनाऊं, इतने हिस्से को यहां बड़ा करके बनाऊं, ठीक है, एचडी के अंदर, ठीक है बच्चों, इतने हिस्से को मैं बड़ा करके बना रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से ये मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन बनाई है बच्चों, आपको पता है मेम्ब्रेन वैसी ही होती है जैसी हमने चैप्टर 4 में पढ़ी थी, ठीक है। लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन है। मैं लिपिड बाइलेयर तो नहीं ड्रॉ कर रहा, मैं हल्की सी मेम्ब्रेन ड्रॉ कर देता हूँ। इस मेम्ब्रेन के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीजें लगी हुई हैं जो इंपॉर्टेंट हैं बच्चों? ये आउटसाइड है, ये आउटसाइड इन्वायरमेंट है, यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होते हैं, तो मैं आउटसाइड के बजाय लिख रहा हूँ एक्स्ट्रा सेल्यूलर इन्वायरमेंट या एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। और ये अंदर जो है ना ये साइटोप्लाज्म है इस मेम्ब्रेन के अंदर। बीच में आपको मैं दिखा रहा हूँ सोडियम पोटाशियम पंप लगे हुए होंगे, सोडियम पोटाशियम पंप, और कुछ जो है ना वो बच्चों इस तरह से पोटाशियम गेट्स होंगे, कुछ जो है ना वो सोडियम गेट्स होंगे, ठीक है, सोडियम गेट्स होंगे। पंप और गेट में फर्क पहले याद रख लें कि आप में से कोई बताएगा पंप और गेट में फर्क क्या है? दोनों ही बच्चों प्रोटीन्स हैं जो मेम्ब्रेन में होती हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पंप एंड गेट? चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये पंप्स और गेट्स इन्वॉल्व हैं जो सेल मेम्ब्रेन में आपको मैंने पढ़ाए थे। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे का दो नेम क्या है? इनएक्टिव कह लो। अच्छा, दूसरा नेम। पंप और गेट में फर्क क्या है बच्चों? हाँ जी, पता है? पंप जब ट्रांसपोर्ट करता है तो वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन करता है, लो टू हाई, और इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। गेट डिफ्यूजन करवाता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और इसके लिए एनर्जी नहीं चाहिए होती, ठीक है, ये हाई टू लो करवाता है। तो मैं लिख देता हूं बच्चों, ये है आपका सोडियम पोटाशियम पंप, ये सोडियम पोटाशियम पंप है, ये पोटाशियम गेट है, ये सोडियम गेट है, ये सोडियम गेट है। गेट देखें, गेट का आगे दरवाजा भी लगा हुआ है। ये गेट क्लोज भी हो सकते हैं, बंद भी हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको करवाने जा रहा हूं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में किस तरह से चीजें काम आती हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चों वो होते हैं सोडियम और पोटाशियम आयंस, सोडियम एंड पोटाशियम आयंस। पहले बच्चों इनकी कंसंट्रेशन याद कर लें। कंसंट्रेशन जो सोडियम की होती है, पहले सोडियम की करवा दूं आपको। सोडियम की कंसंट्रेशन सेल मेम्ब्रेन के बाहर, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के बाहर ज्यादा होती है और न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर कम होती है। सोडियम आयंस आर
10 folds sodium ions 10 folds outside, ठीक है, हायर इन आउटसाइड। सोडियम आयन बाहर ज्यादा है, सो मैं बच्चों यहां पे सोडियम आयंस बना दूं, 10 गुना ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है अंदर वाले इन्वायरमेंट से, 10 गुना सोडियम आयन ज्यादा है। तो अंदर मैं बना देता हूं थोड़े से, 2 सोडियम आयन मैंने अंदर बना दिए और 6-7 सोडियम आयन मैंने जो है ना बाहर बना दिए हैं। उसके अलावा जो पोटाशियम आयंस की कंसंट्रेशन है वो बाहर के बजाय साइटोप्लाज्म के अंदर ज्यादा होती है। ये साइटोप्लाज्म है और ये बाहर वाला फ्लूइड है। आमतौर पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम आयंस के अलावा जो पोटाशियम आयंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन 20 टाइम्स ज्यादा होती है इनसाइड। तो पोटाशियम आयन मुझे अंदर ज्यादा बनाने पड़ेंगे, पोटाशियम 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 पोटाशियम, बाहर पोटाशियम कम बना रहा हूं मैं, ठीक है। अब 2 बातें बच्चों आपको क्लियर होगी। ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के बाहर ये वाला जो सारा इलाका है वहां पे सोडियम ज्यादा है पोटाशियम कम, और अंदर वाला जो इलाका है वहां पे बच्चों सोडियम कम है और पोटाशियम ज्यादा है। अब बच्चों सोडियम पोटाशियम पंप करेगा क्या, ये बच्चों आपने अच्छी तरह याद कर लेना, ये एमसीक्यू में याद आएंगे कौन कहां पे ज्यादा है और कितने टाइम ज्यादा है। अब हम चाहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में बाहर वाली साइड मोर पॉजिटिव हो, मोर पॉजिटिव आउटसाइड और नेगेटिव मोर नेगेटिव इनसाइड। तो मुझे बच्चों एक बात बताओ, पॉजिटिव आयंस को बाहर ज्यादा होना चाहिए या अंदर ज्यादा होना चाहिए? अगर हम चाहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाला इलाका जो है ये पॉजिटिव हो और अंदर वाला साइटोप्लाज्म नेगेटिव हो, तो क्या अंदर वाले पॉजिटिव आयंस को बाहर नहीं भेज देना चाहिए? बाहर भेजना चाहिए। तो कुछ भी करके ना इन पॉजिटिव आयंस को बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन होगा। बाहर निकालें भाई, निकालें या ना निकालें? बाहर निकालें। सोडियम पोटाशियम पंप काम करेगा यहां पे, ये एमसीक्यू याद रखें। सोडियम पोटाशियम पंप क्या काम करेगा? ये 2 काम करेगा। ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाएगा सोडियम की और पोटाशियम की। ये 3 सोडियम्स को बाहर निकालेगा, 3Na आउट एंड 2 पोटाशियम आयन इन। दोनों की एक्टिवली ट्रांसपोर्ट है। एक चीज का तो यहां पे फायदा हो रहा है, ये जो सोडियम आयन है ना ये लो टू हाई जाएंगे, तो मजीद सोडियम आयंस की बाहर, इसको यहां से मिटा दें, ठीक है। ये सोडियम आयन बाहर चला गया, सोडियम आयन बाहर चला गया, लेकिन साथ ही उसने क्या किया है, पोटाशियम आयन को अंदर भेज दिया। ये तो गड़बड़ हो गई ना। सोडियम आयन का बाहर जाना हमारे लिए फायदेमंद है, पोटाशियम आयन का अंदर आना हमारे लिए नुकसानदेह है। लेकिन पंप ने तो यही काम करना है, पंप तो हमेशा अगेंस्ट कंसंट्रेशन काम करता है, जो जहां पे ज्यादा है उसको वहीं पे और ज्यादा करने की कोशिश करेगा। प्रॉब्लम समझ आई? जिसकी बुक में 30 टाइम लिखा वो 30 टाइम ही करे, फेडरल में 30 लिखा हुआ है तो 30 कर लें। मुझे एक बात बताओ, सोडियम आयंस का बाहर जाना बाहर वाले एनवायरनमेंट को आउटसाइड बनाएगा और पोटाशियम आयन का अंदर आना नुकसानदेह है। सो पोटाशियम आयन अंदर नहीं होने चाहिए, पोटाशियम आयन को बाहर भेजने के लिए कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। भाई सोडियम पोटाशियम पंप ये काम तुमसे ना होगा, समझ आई ना। सोडियम पोटाशियम पंप ने सोडियम का तो अच्छा काम किया, उसको बाहर निकाल दिया, बाहर वाला इलाका पॉजिटिव कर दिया, लेकिन पोटाशियम को ये और अंदर ले आया, पोटाशियम मजीद अंदर आ गए हैं। अब भाई पोटाशियम का ठिकाना लगाना ये काम तुमसे ना होगा, सो पोटाशियम को लीक करवाना पड़ेगा। सेकंड स्टेप में पोटाशियम लीक हो जाएंगे पोटाशियम गेट से। ये जो गेट है ना ये बगैर वोल्टेज के काम करते हैं, ये गेट पोटाशियम आयन को लीक करवा के बाहर ले जाएंगे। ये गेट खुल जाएगा
पोटाशियम आयन का गेट इस वक्त, सोडियम आयन का गेट बंद है, इसका गेट मैंने बंद किया हुआ है, अब बंद कर दिया है। पोटाशियम गेट खुलेगा और ये गेट हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ पोटाशियम को बाहर निकाल देगा। सो पोटाशियम लीक हो गए, देखो मैंने भी मिटा के सेल के बाहर कर दिए, पोटाशियम आयन लीक हो गए। बच्चों पॉजिटिविटी कम हो गई ना अंदर, क्या हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया? जो पोटाशियम आयन अंदर आए थे ना, हमने उनको गेट के जरिए बाहर लीक करवा दिया, और लीकेज मुश्किल नहीं होती, हाई टू लो इजीली हो जाती है। क्या बाहर पॉजिटिविटी बढ़ी या नहीं बढ़ी? यस और नो? बढ़ गई ना पॉजिटिविटी। अब अंदर नेगेटिविटी बढ़ाने के लिए, अंदर नेगेटिविटी बढ़ाने के लिए नेगेटिव आयंस इनसाइड बढ़ाने के लिए कौन कौन से होंगे बच्चों? कुछ नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस होंगे, मसलन कुछ प्रोटीन्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, आरएनए जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, एसिड्स, अमाइनो एसिड्स वगैरह जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये चीजें अंदर वाली साइड्स पर ज्यादा हो जाएंगी, सो नेगेटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा इनसाइड। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, आरएनए भी नेगेटिव है फॉस्फेट ग्रुप की वजह से, ठीक है, और अमाइनो एसिड्स भी आमतौर पे नेगेटिव है, प्रोटीन्स भी नेगेटिव है। सो अंदर सर क्या सोडियम गेट भी ओपन हुए? नहीं, सोडियम गेट बंद, देखो मैंने गेट बंद किया हुआ है, सिर्फ पोटाशियम गेट ओपन होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे। बच्चों इस दौरान कोई नर्व इंपल्स ट्रांसमिट नहीं होती। हम जब इसको लगा के देखते हैं, जब हम इसको वो इलेक्ट्रोड्स लगा के देखते हैं ना बैटरी के जरिए, तो जो सुई होती है ना वो -70 मिली वोल्ट्स वैल्यू शो कर रही होती है, -70 मिली वोल्ट्स। इसका मतलब अंदर वाली साइड नेगेटिव है, अंदर वाली साइड -70 मिली वोल्ट्स पे है। सो चौथे नंबर पे आप लिखेंगे जो इस वक्त इसका पोटेंशियल है वो माइनस में है, माइनस में है, -70 मिली वोल्ट्स, ये आपका चौथा पॉइंट है। और नो कंडक्शन, नो कंडक्शन, नो कंडक्शन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नेगेटिव ऑर्गेनिक आयन कौन कौन से एमसीक्यू में याद रखें? प्रोटीन नेगेटिव है, आरएनए नेगेटिव है, और उसके अलावा दूसरी चीजें अमाइनो एसिड्स वगैरह भी नेगेटिव है। नहीं बच्चों, अब एमसीक्यू आपसे पूछता हूं मैं। हाँ जी बच्चों, एक एमसीक्यू आपसे पूछ रहा हूं, ये लें जी, यहां पे एमसीक्यू मैं लिख रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स एटीपी? ठीक है, अल्फा है, अल्फा क्या होगा? मैं स्टेप्स के नाम लिख देता हूं, यहां जगह नहीं है। पहले स्टेप के लिए, दूसरे स्टेप के लिए, तीसरे स्टेप के लिए जो मैंने आपको भी स्टेप पढ़ाए हैं, या फिर सारे स्टेप्स के लिए एटीपी खर्च होंगे? हाँ जी बच्चों बताओ, एटीपी किस काम में खर्च होंगे? पहले स्टेप में खर्च होंगे, दूसरे स्टेप लीकेज में खर्च होंगे, या नेगेटिव आयंस की वजह से खर्च होंगे, या सारे स्टेप्स के अंदर एटीपी खर्च होंगे? जल्दी से बताओ, ये एमसीक्यू क्लियर करें फिर आगे चलते हैं। शाबाश, पहले स्टेप में। क्यों? वो पंप है, पंप जब भी काम करेगा, बेशक वो सोडियम को अंदर और पोटाशियम को बाहर लेके जा रहा है, वो पंप है ना, तो वो पंप, उस पंप के लिए एटीपी चाहिए। ये एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होगा और एंजाइम एटीपेज जो है ना वो इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, ठीक है, जो इसको तोड़ेगा। तो पहले स्टेप के अंदर इन्वॉल्व। अब बच्चों नर्व इंपल्स आ रही है ऊपर से, नर्व इंपल्स ऊपर से आ रही है। नर्व इंपल्स जब ऊपर से आती है तो ये चार्जेस को रिवर्स करने लग जाती है। इस वक्त चार्जेस की जो स्टेट है वो ये है कि बाहर की जानिब चार्जेस ज्यादा हैं पॉजिटिव, और अंदर चार्जेस नेगेटिव ज्यादा हैं। सो अब इसका एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल शुरू होने लगा है, इनिशिएट होने लगी है नर्व इंपल्स। उसके लिए बच्चों नेगेटिव आउटसाइड, नेगेटिव करना पड़ेगा मेम्ब्रेन की जगह आउटसाइड वाली को, और पॉजिटिव करना पड़ेगा इनसाइड वाले को, इनसाइड वाले को। तो क्या करें? पहले स्टेप के अंदर बच्चों इनफ्लक्स इस्तेमाल होगा सोडियम आइंस का, ठीक है, या यूं कह लें सोडियम एंड पोटेशियम आइंस अगेन इन्वॉल्व होंगे। सोडियम एंड पोटेशियम मूवमेंट, सोडियम एंड पोटेशियम मूवमेंट। अब क्या होगा बच्चों?
जैसे ही नर्व इंपल्स आएगी ऊपर से, फॉर एग्जांपल ऊपर से स्टिमुलस आया है और जो स्टिमुलस मेम्ब्रेन के अंदर नर्व इंपल्स पैदा कर सकता है बच्चों, उसको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस यानी जो इसमें करंट पैदा कर सकता है। यानी आपको किसी ने थप्पड़ मारा, आपको कुछ भी नहीं हुआ, आपको उसने थोड़ा सा और थप्पड़ मारा, कुछ नहीं हुआ, रख के थप्पड़ मारा, लग पता गया और आप घूम गए, आप कहेंगे भाई इसके अंदर ताकत है, जान है, थ्रेशोल्ड है। तो जिस इंपल्स के अंदर इसके अंदर ताकत होगी ना कि वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एक्टिवेट कर सके, उसे थ्रेशोल्ड कहेंगे। ठीक है, और वो थ्रेशोल्ड कैसे करेगा काम, वो चार्जेस को रिवर्स कर देगा। रिवर्स करने का काम डीपोलराइजेशन कहलाता है। ये फिजिक्स वाली नहीं है, एक्शन और एक्टिव जी एक ही बात है। ले बच्चों, सोडियम और पोटेशियम आयन की मूवमेंट कैसी होगी? पोटेशियम आयंस की जो है ना ये परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी। सबसे पहले पोटेशियम आयंस की परमिएबिलिटी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी चेक करें। सोडियम गेट ओपन हो जाएगा। आप लोग बताएं बच्चों, सोडियम गेट के ओपन होने से क्या होगा? इसके ओपन होने से सोडियम की परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी। इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ सोडियम। गेट ओपन करके दिखाऊं बच्चों? ये रहा गेट, ये वाला गेट ओपन हो गया है, देखें जरा। जैसे ही बच्चों ये गेट ओपन हुआ, गेट ओपन हो गया, अब सोडियम आयन तेजी से अंदर की तरफ आएंगे। सोडियम आयन बाहर से अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। तो मैं सोडियम आयन को जल्दी जल्दी अंदर लेके आ रहा हूं। चेक करो बच्चों, सोडियम आयन अंदर आते जा रहे हैं, सोडियम आयन अंदर आते जा रहे हैं। पंप अभी भी काम कर रहा है, पंप अभी भी काम कर रहा है। पंप की वजह से सोडियम आयन बाहर जा रहे हैं, पोटेशियम अंदर आ रहे हैं, लेकिन परमिएबिलिटी इससे इतनी ज्यादा होगी कि अंदर वाला जो इन्वायरमेंट होगा ना वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। सोडियम के गेट ओपन होने से, सोडियम की परमिएबिलिटी बढ़ने से अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि चार्जेस रिवर्स हो जाएंगे, अंदर वाली साइड पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, और इनको सोडियम गेट कहते हैं। सोडियम आयन रश करेंगे, आपकी बुक में लिखा रशिस। रशिस, रशिस का मतलब है तेजी से अंदर आएंगे। रश इन, तेजी से अंदर आएंगे और अंदर वाली साइड पॉजिटिव हो जाएगी। सेकंड स्टेप पे चार्जेस रिवर्स हो जाएंगे। चार्जेस आर रिवर्स्ड। ठीक है, चार्जेस रिवर्स हो गए। कैसे? अभी पॉजिटिव आयन अंदर आ गए, ठीक है, और बाहर वाली जो साइड है वो नेगेटिव हो गई है। अभी मैंने आपको बताया, जैसे ये वो मैंने आपको बना के दिखाई थी। अगर ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मैंने एक्सॉन दिखाया आपको, लेटा हुआ एक्सॉन। अगर मैं बड़ा करूं, यहां से ये एक्सॉन पे जा रही है, तो ये एक सेल बॉडी है। ठीक है बच्चों, अब यहां से नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होती हुई आगे आ रही है। ये पूरा एक एक्सॉन है। ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये आपकी बुक में छोटा सा हिस्सा इसका बना के दिखाया हुआ है, नेगेटिव 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 नेगेटिव। जैसे जैसे पीछे से स्टिमुलस आता जाएगा ना, ये चार्जेस रिवर्स होते चले जाएंगे। ठीक है, पहले ये वाले चार्ज रिवर्स होंगे, नेगेटिव नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर आगे वाले चार्ज रिवर्स हो जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, और पीछे वाले वापस जो है ना ठीक हो जाएंगे। इस तरह ये चार्जेस रिवर्स होते चले जाएंगे और मेम्ब्रेन के अक्रॉस इंपल्स ट्रांसमिट होते हुए दूसरे एंड पर पहुंच जाएगी। ये जो डायग्राम थी ना, ये इस लिहाज से आपको समझाई गई थी। चार्जेस के रिवर्स होने के अमल को डीपोलराइजेशन का नाम देते हैं। डीपोलराइजेशन, इसका ग्राफ आपको मैं बताता हूं बच्चों। ये यहां से नर्व इंपल्स जो है ना वो ट्रांसमिट होना स्टार्ट हुई, फिर ये बहुत ज्यादा नर्व इंपल्स ऊपर आती है, ये डीपोलराइजेशन है। दिस इज द डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मैक्सिमम जब पीक लेवल पहुंच जाता है ना, तो ये पीक यहां पे आ जाती है। फिर दोबारा पीछे से क्या होना शुरू हो जाता है, रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है और ओरिजिनल स्टेट पर चार्जेस वापस आना शुरू हो जाते हैं। इसको कहते हैं रीपोलराइजेशन। सम टाइम बहुत ज्यादा रीपोलराइजेशन हो जाती है, उसको हाइपर
पोलराइजेशन कहते हैं। इस जगह देखे ना, ये यहां पे आना चाहिए, इससे भी नीचे पोलराइज्ड हो गया, कुछ ज्यादा ही अंदर वाली साइड नेगेटिव हो गई है। इस काम को कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। और थोड़ी देर लगती है इसको नॉर्मल स्टेट पे आने पे। सो नॉर्मल स्टेट पे जब ये आ जाएगी, सो ये ओरिजिनल नॉर्मल कंडीशन इसकी रिटर्न हो गई है, ये इसके बराबर वाली। थोड़ी देर के लिए जब तक ये ज्यादा पोलराइज स्टेट में है, इस दौरान इसको थोड़ा सा वक्त लगता है नॉर्मल वक्त में आने, नॉर्मल कंडीशन में आने पे। इसको हम रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। जिस पीरियड से ऐसा वक्त, वो पीरियड जिस पीरियड में चार्जेस को दोबारा से नॉर्मल होने में टाइम लगता है, वो टाइम रिफ्रैक्टरी पीरियड कहलाता है। क्योंकि जब चार्जेस रिवर्स हो के दोबारा से ओरिजिनल कंडीशन में आते हैं तो वो पहले वाली हालत में नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप कॉन्टिन्यूअसली पंपिंग कर रहे होते हैं। सो पहले वाली हालत फौरन से नहीं आती, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, वो टाइम जिसमें नॉर्मल हालत अचीव होती है, उस टाइम को रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। और इस दौरान न्यूरॉन की मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज्ड होती है, कुछ ज्यादा ही पोलराइज्ड होती है, ज्यादा ही पॉजिटिव आउटसाइड एंड नेगेटिव इनसाइड। सर किसी भी न्यूरॉन का किसी भी न्यूरॉन के एक्शन को जो है इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। सो एक्शन पोटेंशियल इज डीपोलराइजेशन और रेस्टिंग पोटेंशियल इज पोलराइजेशन या रीपोलराइजेशन। सो इस दौरान जो आपका कंडक्शन का जो वोल्टेज होगा वो प्लस नर्व इंपल्स कंडक्ट होगी, यानी कि डीपोलराइजेशन होगी, मेम्ब्रेन की कंडक्शन होगी। और जो वैल्यू आप डिटेक्ट करेंगे, वैल्यू यहां पे एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल की प्लस 50 मिली वोल्ट आएगी। प्लस 50 मिली वोल्ट एमसीक्यूज में आपने याद करना है। प्लस 50 मिली वोल्ट कितना ज्यादा करंट है, -70 से ये वैल्यू बढ़कर प्लस 50 मिली वोल्ट है, ठीक है। ग्राफ में देखें जी, ये वाली स्टेज जो है ना इस वक्त रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे है, रेस्टिंग है। जिस वक्त स्टिमुलस आता है, ये स्टेप नंबर 1 लिखा जी, यहाँ पे स्टिमुलस आया है। मैंने बताया था ना, स्टिमुलस आने पे चार्जेस रिवर्स होना स्टार्ट होते हैं, तो ये देखिए रिवर्स होना स्टार्ट हो रहे हैं। सेकंड स्टेप के ऊपर चार्जेस की डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। डीपोलराइजेशन जब स्टार्ट होती है तो एक लेवल आता है कि डीपोलराइजेशन मैक्सिमम हो जाती है। जितने पॉजिटिव अंदर आने थे आगे, अब ये मैक्सिमम करंट का लेवल नर्व इंपल्स से गुजर रहा है। आपको पता ना, रिवर्स हो गया, ज्यादा पॉजिटिव अंदर आ रहे हैं, जितने आने थे आगे ये पीक लेवल पर करंट आ गया। अब दोबारा से पीछे से चार्जेस क्या होना स्टार्ट हो गए हैं, ओरिजिनल कंडीशन में वापस आना। पॉजिटिव आयंस दोबारा से बाहर जाना शुरू कर रहे हैं और नेगेटिव अंदर आ रहे हैं। अब फिर से दोबारा रीपोलराइजेशन स्टार्ट होगी, लेकिन इस दौरान क्या हुआ, कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव आयन अंदर आ जाएंगे। तो कुछ देर के लिए जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है वो हाइपर पोलराइजेशन की स्टेट में चली जाएगी, ठीक है। स्टेप नंबर 5 के अंदर, ये स्टेप नंबर 3 है, यहाँ पे पीक होगा, जितनी मैक्सिमम वोल्टेज है प्लस 50 मिली वोल्ट है। उसके बाद ये वोल्टेज कम होना शुरू होगा और कुछ ज्यादा ही कम हो जाएगा हाइपर पोलराइजेशन में, और फिर नॉर्मल होने में उसको थोड़ा वक्त लगेगा, वो वक्त रिफ्रैक्टरी पीरियड कहलाता है। ये काम मिली सेकेंड्स में होते हैं, ये काम मिली सेकेंड्स में होते हैं। इस तरह से 2 से 3 मिली सेकेंड आपकी बुक में लिखे हुए हैं कि स्टेप नंबर 2 से लेके स्टेप नंबर 5 तक 2 से 3 मिली सेकेंड लगते हैं। ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है। इस तरह से 1 सेकंड में न्यूरॉन में से 250 नर्व इंपल्सिस ट्रांसफर हो सकती हैं, ठीक है। सर हमारी बुक में 50 नहीं 40 है, कोई बात नहीं बेटे। अब आपकी बुक में जो वैल्यूज है आपने वही करनी है। अब इसमें तो हम लोग गड़बड़ नहीं ना कर सकते। पंजाब एमडी कैट में आपने ये पंजाब टैक्स वाली वैल्यूज टिक करनी है और नम्स वाले टेस्ट में वो वाली वैल्यूज जो है ना वो आपने बेटे कैलकुलेशन कर लें। ये मैथ्स की बात है। मिली सेकेंड्स को सेकंड में कन्वर्ट करें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इज इट क्लियर बच्चों कि करंट किस तरह से पास होगा? इट्स ऑल अबाउट डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। जब वापस न्यूरॉन अपनी ओरिजिनल शक्ल में आ गया, अब ये रीपोलराइज स्टेट में है, पोलराइज स्टेट में है। फिर से ऊपर से कोई न्यूरॉन से आएगी तो हम उसको कहेंगे
कि डीपोलराइजेशन, यहाँ डीपोलराइजेशन वो मैथ्स वाली नहीं है, फिजिक्स वाली नहीं है, इसका मतलब चार्जेस का उल्टा हो जाना, पुट्ठा, जिस तरह आप उल्टे लटक जाते हैं ना, यानी असली हालत तब्दील हो जाना, इस कॉल्ड डीपोलराइजेशन। क्लियर बच्चों? अब क्वेश्चन ये है, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन में कैसे ट्रांसफर होगी। अभी तक जो मैंने कहानी सुनाई है ना, ये तो एक ही न्यूरॉन के अंदर की कहानी है कि न्यूरॉन के एक किनारे से दूसरे किनारे तक नर्व इम्पल्स मैंने पहुंचा दी। हाइपर पोलराइजेशन को रिकवरी भी कहते हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड भी कहते हैं। बच्चों अभी तक जो मैंने, ये सब लोग कमेंट करें, हमने न्यूरॉन के एक एंड से दूसरे एंड तक नर्व इम्पल्स पहुंचा दी। हमने न्यूरॉन के एक एंड से दूसरे एंड तक नर्व इम्पल्स पहुंचा दी। ठीक है, इसमें स्पीड भी लिखी हुई है आपकी बुक में, नॉर्मल स्पीड 100 है, मैक्सिमम 120। सल्टेटरी जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं उनमें स्पीड ज्यादा होती है क्योंकि वो जंपिंग इम्पल्स होती है। हमने एक एंड से दूसरे एंड तक नर्व इम्पल्स पहुंचा दी। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स पहुंचानी है। ये एक न्यूरॉन, ठीक है जी, और उसके बाद ये अगला न्यूरॉन। ठीक है, कुछ समझ आई बच्चों इस डायग्राम की? लें बच्चों, ये देखो जी, ये अगला न्यूरॉन है। सो एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन तक तो हमने पहुंचानी है, सॉरी एक एंड से दूसरे एंड तक तो पहुंचा दी, यहां तक पहुंचा दी। अब क्वेश्चन ये है कि अगले न्यूरॉन तक ये नर्व इम्पल्स कैसे पहुंचेगी। समझ आ रही कुछ? ये देखें, ये न्यूरॉन है, ये इसको पहुंचाने के लिए बच्चों ये वाला इलाका इस्तेमाल होगा। ये इलाका साइनैप्स कहलाता है। साइनैप्स आमतौर पर जुड़ने को कहते हैं, लेकिन ये साइटोप्लाज्म नहीं जुड़ा हुआ इसका, साइनैप्स। ठीक है जी, सिनैप्स समझें, बड़ी खूबसूरत चीज है ये। सिनैप्स किस तरह से काम करेगी, सिनैप्स के लिए याद रखें, पहला न्यूरॉन जिससे नर्व इम्पल्स अगले न्यूरॉन में जानी है, इसको प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। सिनैप्स प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन। ये वाला है पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन, यानी प्री से पोस्ट। ये सिनैप्स है ना, सिनैप्स क्या है, ये एक गैप है, ये एक बच्चों गैप है बिटवीन टू न्यूरॉन्स, एक्सन ऑफ द वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द सेकंड न्यूरॉन। एक्सन ऑफ द वन न्यूरॉन, और ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कनेक्शन है, यूं कह लें, गैप बिटवीन एक्सन एंड डेंड्राइट। एक्सन पहले न्यूरॉन का और डेंड्राइट दूसरे न्यूरॉन का। चेक करें, एक्सन का अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ कनेक्शन है, बीच में जो गैप है ना, दिस गैप इज कॉल्ड, साइटोप्लाज्म कनेक्ट नहीं होता, ये बात हमेशा एमसीक्यू में याद रखनी है। प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन, और ये वाली जो मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन। इसकी मेम्ब्रेन का नाम प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन, उसकी मेम्ब्रेन का नाम पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन। ऊपर से नर्व इम्पल्स नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, याद रखें, जो सिनैप्टिक प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन के एक्सन का किनारा है, इसके अंदर वेसिकल्स होते हैं, वेसिकल्स, ये वेसिकल्स हैं। ठीक है, सिनैप्टिक वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स लगे हुए होते हैं। सो ये बच्चों छोटी छोटी थैलियां हैं, इनको कहते हैं सिनैप्टिक वेसिकल्स। इन सिनैप्टिक वेसिकल के अंदर छोटे छोटे केमिकल्स हैं बच्चों। ये केमिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर्स कहलाते हैं, बल्कि यहाँ नहीं इसको करते, इसको यहाँ पे करते हैं। ये छोटे छोटे केमिकल जो थैलियों के अंदर पड़े हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। ये वाला इलाका जो एक्सन का चौड़ा वाला इलाका है, ये वाला इलाका जो थोड़ा सा चौड़ा है, इसको सिनैप्टिक नूब कहते हैं।
ये बच्चों सिनेप्टिक नूब है। जिस चौड़े से हिस्से में थैलियां पड़ी हुई हैं बच्चों, ये सिनेप्टिक नूब है, ठीक है। और ये सिनेप्टिक गैप है, स्नैप्स है। इस गैप को थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, इस गैप को थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। यहाँ पे एचडी के अंदर गैप को देखते हैं तो मैं आपको समझाऊंगा कि ये चक्कर क्या है। ये बच्चों प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ये थैलियां जो मैंने आपको बताई, ठीक है। और ये गैप बीच में, और गैप के नीचे जो है ना ये पोस्ट सिनेप्टिक स्टार्ट हो रही है, ये गैप है बच्चों। इस प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के एंड पे जो थैलियां पड़ी हैं इनके अंदर क्या पड़े हुए हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स है। मैंने इतने से गैप को बड़ा करके एचडी में आपको दिखाने की कोशिश की है, ठीक है बच्चों। अब होगा क्या, टाइम कम है, जल्दी से मैं आपको समझा रहा हूं, आपने फोकस करना है। जब ऊपर से न्यूरॉन आएगी, इसके नर्व इंपल्स ट्रांसफर होगी, इसमें से इसका एक्शन पोटेंशियल है वो चार्जेस को रिवर्स करता हुआ पहुंच रहा है। जब यहां पे रिवर्सल ऑफ चार्जेस पहुंच जाएगा तो न्यूरोट्रांसमीटर्स वाली जो थैलियां हैं सिनेप्टिक वेसिकल, ये थैलियां बच्चों इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएंगी। आपको पता ना, जब वैक्यूल, ये वैक्यूल की तरह होती हैं, ये थैली मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगी, फ्यूज होके न्यूरोट्रांसमीटर को गैप के अंदर रिलीज कर देगी। ये कब हुआ, जब ऊपर से नर्व इंपल्स आई। जैसे ही नर्व इंपल्स इधर पहुंची, इन थैलियों ने इस न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के साथ फ्यूजन की, मिले। आपको पता ना, मेम्ब्रेन के साथ जब वैक्यूल मिलता है तो वो फ्यूज होकर चीजों को रिलीज कर देता है। एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, याद आया बच्चों, याद आया एक्सोसाइटोसिस। तो ये थैली थी, ये मिली, इसने न्यूरोट्रांसमीटर्स को एक्सोसाइटोस कर दिया। न्यूरोट्रांसमीटर अगली न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे लगे हुए रिसेप्टर्स के साथ अटैच, ये रिसेप्टर्स हैं, ये ट्रांसमीटर इन रिसेप्टर के साथ जाके अटैच होंगे, यहां पे रिसेप्टर्स के साथ जाके अटैच हो जाएंगे, और अटैच होते ही इस न्यूरॉन के अंदर भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देंगे। ऊपर वाला एक्शन पोटेंशियल अब नीचे वाले न्यूरॉन के अंदर शिफ्ट हो चुका हुआ है बाय द हेल्प ऑफ दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स ने एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन तक चार्जेस को ट्रांसमिट किया, इंपल्स को ट्रांसमिट किया। दीज आर जस्ट द केमिकल्स जो कि सिग्नल भेजते हैं फ्रॉम प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन टू नेक्स्ट पोस्ट सिनेप्टिक। और इनकी एग्जांपल्स आपने याद करनी है, एसिटाइल कोलिन, ठीक है, बड़ी मशहूर न्यूरोट्रांसमीटर की एग्जांपल है। एसिटाइल कोलिन के अलावा एड्रीनालिन, नॉर एड्रीनालिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन, ये सारी इसकी एग्जांपल आपने याद कर लेनी है जो ये काम करती हैं। सो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में जब चार्ज या इंपल्स या करंट जा रहा था ना, तो उसने एक मैसेज भेजा न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए, भाईजान अगले न्यूरॉन को भी जाके कहो कि अपने अंदर भी चार्जेस को रिवर्स करें ताकि वहां से भी करंट गुजरना शुरू हो जाए। इसी तरह यहां पे भी जब नर्व इंपल्स पहुंचेगी तो इसके एंड पे भी जो थैलियां मौजूद हैं उनमें मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर्स जाके अगले न्यूरॉन को मैसेज कहेंगे। सो ये काम इस गैप के जरिए होगा। इधर कोई साइटोप्लाज्म नहीं है क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर सेल के बाहर रिलीज हो गए हैं गैप के अंदर। गैप में से होते हुए अगले की जाके रिसेप्टर पे अटैच हुए हैं और उसके अंदर भी एक्टिव ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया है। ठीक है जी, सिनेप्टिक लेफ्ट यही है, इसी को सिनेप्टिक लेफ्ट कहते हैं। ये जो गैप है ना स्नैप्स, इसी को सिनेप्टिक लेफ्ट कहते हैं। सो एसिटाइल कोलिन जो न्यूरॉन हमारे इधर काम कर रहे हैं, इधर काम कर रहे हैं, इधर काम कर रहे हैं, वहां काम करता है। और बाकी के जो हैं एड्रीनालिन, ठीक है, नॉर एड्रीनालिन, सेरोटोनिन, ये और डोपामाइन, ये सारे सीएनएस में काम करते हैं।
ये सारे सीएनएस में काम करते हैं, ये एमसीक्यूज है, और ये पीएनएस में काम करता है। पीएनएस मीन बाहर वाला नर्वस सिस्टम, जिसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, ये एमसीक्यूज है। ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं, सबका यही काम है। न्यूरॉन सीएनएस में भी हैं जो कि इंटर न्यूरॉन्स हैं, सीएनएस के बाहर भी हैं सेंसरी और मोटर। सो बाहर वाले न्यूरॉन्स में ट्रांसमिशन इसके जरिए हो रही है, इन चारों के जरिए, और सीएनएस के अंदर इसके जरिए हो रही है, सॉरी सीएनएस के जरिए इसके अंदर हो रही है, और बाकी के अंदर एसिटाइल कोलिन के जरिए हो रही है। उल्टा हो गया, ठीक है। एसिटाइल कोलिन जो पीएनएस में है और बाकी सारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मीन सीएनएस के अंदर ही काम कर रहे हैं। सीएनएस मीन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये मैंने लिखा सही है, बोल उल्टा दिया था। ले बच्चों क्लियर है? सो कल मिलें फिर। करंट निग्लिजिबल होता है, बिल्कुल मैन 50 मिली वोल्ट है बेटे, मिली वोल्टेज फिर बढ़ता है, फिर 240 वोल्ट तक जाके झटके आवाज देने, इसीलिए तो इसके झटके नहीं लगते। ले बच्चों अब जुमे का टाइम है, सो टेस्ट की जो डिस्कशन है वो कल करेंगे। कल तक के लिए अपना ख्याल रखें, इसको अच्छी तरह रीड कीजिएगा और रिव्यूज भी लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।